हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। मैं पिछले 6 महीने से प्रिवी के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट जो क्लेम कर रही है, जो गाइडेंस दे रही है, अगर मैनेजमेंट ने वो अचीव कर लिया तो अगले 3-4 साल इस बिजनेस के लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। I'll divide this business into 3 different parts। 3 जो ग्रोथ फिगर आज के दिन में प्रीवी के अंदर नजर आ रहे हैं, मैं उनकी सेपरेटली बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा बेस बिजनेस की, जिस वजह से आज के दिन प्रीवी जो है वो है। ये वो बिजनेस है जहां पर प्रीवी ने वो अचीव किया है जो बहुत ज्यादा केमिकल कंपनीज इंडिया के अंदर अचीव नहीं कर पाई। क्या? अपने मार्जिन्स को सस्टेनेबल मार्जिन्स एट 25% ड्यू टू दिस बेस बिजनेस। सबसे पहले हम बेस बिजनेस की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रीवी का मर्जर जो होने वाला है 2027 के अंदर। प्रीवी का मर्जर होने वाला है विद प्रीवी फाइन साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। दिस मर्जर इज वन ऑफ द प्राइमेस्ट एग्जांपल ऑफ बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट यू कैन सी। मैं वीडियो में बताऊंगा कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अद्भुत नमूना क्यों है। तीसरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि प्रीवी कैसे अपने कस्टमर जिवाडो, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट अरोमा केमिकल कंपनी है, उसके साथ जेवी कर रही है इंडिया के अंदर। बहुत सक्सेसफुली उन्होंने अपना जेवी इंप्लीमेंट कर दिया, जो इस क्वार्टर में पैट पॉजिटिव भी हो गया है। तो पूरी वीडियो को हम इन 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे और उसी से मैं आपको आइडिया दूंगा कि अगले 3 साल या 4 साल की मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट की गाइडेंस इस बिजनेस में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके बेस बिजनेस की, जहां पर आज के दिन में लगभग 2500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आ रहे हैं। मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि अगले 3-4 साल के अंदर यहां के जो रेवेन्यूज हैं वो डबल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। इनका जो एबिटा मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि अगले 3-4 साल में ग्रो होके 600 करोड़ से लगभग 1000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। मैनेजमेंट इस टारगेट को बोल रही है 5K 1K स्ट्रेटेजी। सबसे पहले समझते हैं कि ये धंधा क्या है, बिजनेस क्या है। देखिए, प्रीवी इज ग्लोबल लीडर इन पाइन बेस्ड सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स। अरोमा केमिकल्स ना वर्ल्ड में 2 तरीके से बनते हैं, मेजरली 2 तरीके से बनते हैं। एक तो पेट्रोलियम से और दूसरा पाइन से, जो पाइन ट्री होता है। तो जो प्रीवी की स्पेशलिटी है ना, जो ग्लोबल लीडरशिप है, वो पाइन बेस्ड अरोमा केमिकल्स के अंदर है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होगी। उसके बाद पाइन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो 2 तरीके से बन सकते हैं। पहला तो आप GTO मेथड से बनाते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है, जहां पर ऑलमोस्ट सारी वर्ल्ड की कंपनीज आज के दिन में ऑपरेट कर रही हैं। यहां पर चाइनीज डोमिनेंस है। इसके अलावा जो GTO के प्राइसेस है ना, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि GTO आप कैसे निकालते हैं, पाइन ट्री को आप टैप करते हैं और उसके बाद उसके अंदर से GTO निकालते हैं, जिसको आप रिफाइन करके फिर पाइन बेस्ड सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स बनाते हो। ठीक है, यहां पर जो मोनोपोली है वो चाइनीज प्लेयर की है। इसके अलावा ब्राजील जैसे कंट्रीज भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उभर के आ रहे हैं। यहां पर एंट्री होती है प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल की। प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल का जो मोट है वो ये है कि प्रीवी अपने अरोमा केमिकल्स बनाने के लिए ना GTO के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो डिपेंडेंट है जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर पेपर मिल्स हैं उनके ऊपर। जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर पेपर मिल्स हैं, उनका एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसका नाम होता है CST। अब क्योंकि आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो अपने रॉ मटेरियल के लिए, इसीलिए आपकी वैल्यू चेन टोटली डिफरेंट हो जाती है। वर्ल्ड में सिर्फ 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो CST रूट से अरोमा केमिकल्स बना सकते हैं, जिसमें प्रीवी एक मार्केट लीडर है। अब CST के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके अंदर सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी एक टिपिकल खराब सी स्मेल होती है। इसीलिए CST के अंदर से हमको सल्फर निकालना होता है। CST की रिफाइनिंग होती है। प्रीवी हैज द बिगेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड, जहां पर CST के अंदर से सल्फर की रिफाइनिंग होती है। दैट मेक्स प्रीवी अ मार्केट लीडर इन पाइन बेस्ड सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स। सिर्फ 4 प्लेयर हैं दुनिया में जो इस रूट से अरोमा केमिकल्स बना सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो मार्जिन्स है प्रीवी के वो स्टेबल रहते हैं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहती। इसके अलावा मार्जिन्स 15 से 20% ज्यादा दिखाई देते हैं। प्रीवी ने 2016 के बाद अपने मार्जिन्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव किए हैं और मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि ये जो 25% के आसपास मार्जिन्स हमें आज के दिन में नजर आ रहे हैं, वो फ्यूचर में भी सस्टेनेबल रहने वाले हैं। 75 के आसपास प्रोडक्ट्स
प्रीवी स्पेशलिटी आज के दिन में बना रही है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर प्रीवी के पास मार्केट लीडरशिप है, ग्लोबल मार्केट लीडरशिप है। जैसे प्रोडक्ट है DHMOL या फिर एम्बर फ्लूर या फिर स्पेशलिटी मस्क। यहां पर प्रीवी के पास 20% से ज्यादा मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो वर्ल्ड की टॉप 10-15 फ्रेग्रेंस कंपनीज है ना, वो सभी प्रीवी के क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा FMCG कंपनीज, जितनी भी टॉप की FMCG कंपनीज है, उनको प्रीवी अपने केमिकल्स देती है। ठीक है, इनके जो क्लाइंट्स है ना, वो बहुत स्टिकी क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि आपने जब एक सोप बना दिया या फिर शैम्पू बना दिया, उसमें एक टिपिकल स्मेल होती है। आप नहीं चाहते कि आपका वेंडर जल्दी जल्दी चेंज हो, तो किसी भी वेंडर को अप्रूव करने का प्रोसेस भी लंबा होता है, उसके बाद स्विचिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से जितने भी इनके क्लाइंट्स हैं वो बहुत स्टिकी क्लाइंट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस बिजनेस के अंदर हमें याद रखनी है वो ये रखनी है कि प्रीवी इस बिजनेस सेगमेंट के अंदर फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो इनके मार्जिन्स हैं वो सस्टेनेबल हैं, लगभग 20-25% के आसपास है। इसके अलावा अगर हम कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो आज के दिन में लगभग 48,000 MTPA की इनकी कैपेसिटी है, जो अगले 2 साल के अंदर इंक्रीज होकर लगभग 72 MTPA के आसपास हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कंपनी क्लेम कर रही है कि हम 20% टॉप लाइन ग्रो कर देंगे इस सेगमेंट के अंदर, वो कंपनी अचीव करने वाली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 250 करोड़ से 300 करोड़ के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे ग्रोथ ट्रिगर की, मर्जर। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि दिस इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, 4 या 5 साल पहले जो इनके मालिक है, कंपनी के मालिक है, प्रीवी के मालिक है महेश बबानी, उन्होंने एक अपने खुद के पैसों से कंपनी शुरू की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू की, जिसका नाम था प्रीवी फाइन साइंसेज। ठीक है, उस कंपनी के अंदर इन्होंने खुद का 300-400 करोड़ रुपए डाला। किस लिए डाला? ताकि नए केमिकल्स की, ग्रीन केमिकल्स की रिसर्च की जा सके। पिछले 4-5 साल से ये कंपनी कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही थी, लेकिन यहां पर रिसर्च हो रही थी नए केमिकल्स के अंदर, जो ग्रीन केमिकल्स हैं इन द अरोमा स्पेस। अब ये ग्रीन केमिकल्स इतने इंटरेस्टिंग क्यों हैं? क्योंकि जितने भी यूरोपियन पार्टनर्स हैं ना प्रीवी के, वो डिमांड करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स की जो सस्टेनेबल हो, बायोडिग्रेडेबल हो, ऐसे प्रोडक्ट्स की, रादर देन वो प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम बेस्ड हो या फिर केमिकल सिंथेटिक बेस्ड हो। इन प्रोडक्ट्स के लिए जो यूरोपियन कस्टमर्स है ना, वो कहीं ज्यादा बेटर मार्जिन्स भी पे करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो महेश बबानी जी ने इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर अपना खुद का पैसा डाल के, रिसर्च करके ये ग्रीन केमिकल्स बनाए हैं, R&D किए हैं। इस लंबी रिसर्च के बाद पहली बार 2027 में इस बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। रेवेन्यू भी कैसा? कहीं ज्यादा हायर मार्जिन का रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू जो प्रीवी का आज का बिजनेस है। और इसी साल महेश जी ने डिसाइड किया कि फाइन साइंसेज को मर्ज कर देंगे प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल में। समझे आप? यानी जितना भी बड़ा रिस्क लिया था, रिसर्च के ऊपर रिस्क लिया था, वो सारा लिया प्राइवेट कैपिटल ने, महेश जी की खुद की कैपिटल ने। लेकिन अब जब प्रॉफिट कमाने की बारी आ रही है, जब वो कंपनी को प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल के साथ मर्ज कर रहे हैं, यानी जो आज के दिन में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल का, उसको कहीं ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, जबकि रिस्क स्पेशली सिर्फ महेश जी का था। पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा कंपनियों में हमने इस तरीके की कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखी नहीं है। महेश बबानी जी ने ये कंपनी शुरू की थी आज से 30 साल पहले, वो आज के दिन में ऑलरेडी 80 साल के आसपास है, और उनकी नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस के अंदर है भी नहीं। अब प्रीवी फाइन साइंसेज में किस तरीके के केमिकल्स बना रहे हैं? सबसे पहले तो ये केमिकल्स बना रहे हैं जैसे प्रीवियल और एनीथोल, जहां का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो लगभग 2000 से 2500 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा ना ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केमिकल बना रहे हैं जो बनने वाला है कॉर्न कॉब से, यानी जो भुट्टा होता है उसका जो कॉब होता है, बच जाता है, उसकी हेल्प से ये बनाने वाले हैं फरफरल। फरफरल की हेल्प से बनेगा मेल्टोल और इथाइल मेल्टोल। इसके अलावा एक केमिकल है CP नाम से। ठीक है, केमिकल्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, लेकिन ये वो केमिकल्स हैं जिनकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट लगभग 3500 करोड़ के आसपास है, और ये टोटली ग्रीन केमिस्ट्री है। मेल्टोल जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ चाइना जनरेट करता है आज के दिन में, तो पूरी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर है। इसके अलावा जो CP प्रोडक्ट है वो पेट्रोलियम से बनता है, लेकिन ये बनाने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल
कोन कोब से, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत बहुत हाई होने वाली है। मार्जिन्स यहां पर बहुत हाई होने वाले हैं। ग्रोस मार्जिन्स की बात करूं तो वो 40% से अबव होने वाले हैं। इसके अलावा यहां पर मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रही है वो लगभग 400 से 500 करोड़ के रेवेन्यू की गाइडेंस दे रही है अगले 3-4 साल के अंदर। उसके अलावा इनका एक्सपेंशन का भी बहुत रैपिडली प्रोग्राम है। आज के दिन में यहां पर जो कैपेसिटी है वो लगभग 6000 MTPA की है, जिसको अगले 3-4-5 साल के अंदर लगभग 36 MTPA तक ले जाया जाएगा। तो देयर इज अ स्कोप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंशन अप टू 1000 करोड़ अगले 5-6 साल के अंदर, ठीक है। और रिमेंबर, ये सारा बिजनेस मार्जिन एक्रेटिव होगा, यानी मार्जिन्स यहां पर कहीं ज्यादा बेटर होंगे इन कंपैरिजन टू देयर बेस बिजनेस। और बेस बिजनेस के रेवेन्यूज ऑलरेडी आप 25% मार्जिन्स के ऊपर देख रहे हो, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 5-6 साल में हमको कंपनी के मार्जिन्स हो सकता है 26% या 27% भी दिखाई दे। और अगर ऐसा होता है तो शेयर मार्केट इस स्टॉक को जरूर रिवॉर्ड करेगी। कैपेक्स यहां पर लगभग 600 करोड़ के आसपास होने वाला है, और जैसे जैसे कैपेसिटी 36,000 MTPA तक पहुंचेगी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो हो सकता है यहां पर रेवेन्यू 1000 करोड़ भी पहुंच जाए। लेकिन हम बेस केस अभी मैनेजमेंट की बात मान लेते हैं और बेस केस हम 400 करोड़ रेवेन्यू एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन मार्जिन एक्रेटिव अप टू FY 2029। मर्जर इस साल के एंड तक, दिसंबर तक होने के चांसेस है। NCLT की जैसे ही थम्स अप आ जाता है, मर्जर विल गो अहेड। अब तीसरे बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं, जो है इनका ज्वाइंट वेंचर विद द स्विस जायंट कॉल्ड जिवाडो। अब जिवाडो के बारे में आप एक बार सर्च कर लीजिएगा कि जिवाडो एक स्विस कंपनी है जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेग्रेंस जायंट है, ठीक है। प्रिवी जिवाडो को पिछले कई साल से अपने जो स्पेशलिटी अरोमा केमिकल्स है वो भेज रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी पार्टनरशिप इंप्रूव हो रही है। 2021 के अंदर इन्होंने जेवी अनाउंस किया। 2025 के अंदर दोनों ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो भी प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो एक्सक्लूसिवली प्रोप्राइटरी मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ जिवाडो के यूज करने के लिए। यानी उनको प्रिवी किसी और को नहीं बेच सकता। लेकिन यहां पर प्रिवी को क्या मिलेगा? कंसिस्टेंट रेवेन्यू। उनको अपने नए क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो रेवेन्यू, जो मॉलिक्यूल्स वो यहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा जिवाडो बीइंग द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्रिवी को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का प्रिवी को पता चलेगा। इसके अलावा एक पूरी मार्केट के अंदर एक इमेज क्रिएट होगी, जिसकी वजह से प्रिवी और भी बेटर क्लाइंट्स, दूसरे क्लाइंट्स के लिए इसी तरीके से प्रोडक्ट्स बना सकता है, ठीक है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ जिवाडो एंड प्रिवी। इस जेवी के अंदर प्रिवी का 51% शेयर है, जिवाडो का 49% शेयर है, ठीक है। लगभग 300 करोड़ के आसपास की दोनों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पर करने का प्लान किया है। 2026 वाज वेरी इंटरेस्टिंग ईयर फॉर दिस जेवी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर 4 FY 26 में ये बिजनेस फैट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और मैनेजमेंट जो 2027 की गाइडेंस दे रही है वो 130 करोड़ के रेवेन्यू की दे रही है, और अगले 3-4 साल में ये स्केल अप हो जाएगा 300 करोड़ के रेवेन्यू तक, ठीक है। मैनेजमेंट तो ये भी कह रही है कि शायद अगले 5 साल में, 6 साल में ये रेवेन्यू 500 करोड़ तक जा सकता है। अच्छा, यहां पर ना एक बात ध्यान रखिएगा, जो जिवाडो के साथ मार्जिन्स आएंगे ना, इबिटा मार्जिन्स, वो थोड़े लोअर होंगे, शायद लगभग 20% के आसपास होंगे, जो बेस बिजनेस है उसके कंपैरिजन में। इसीलिए जब भी ये बिजनेस बहुत ज्यादा स्केल करेगा, हालांकि मैनेजमेंट कह रही है कि हम इस बिजनेस को बहुत रैपिडली स्केल नहीं करने वाले, ये लगभग 300, 400, 500 करोड़ तक का ही बिजनेस रहेगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर ये बिजनेस कल को 2000 करोड़ का हो गया, 2000 करोड़ का हो गया, तो उस समय ये प्रेशर डालेगा पूरे मार्जिन्स के ऊपर, है ना। जो मर्जर वाली सेगमेंट थी, मर्जर वाले स्पेशलिटी केमिकल्स थे, वो मार्जिन एक्रेटिव है, यानी उनकी वजह से मार्जिन्स इंक्रीज होंगे। लेकिन जो जिवाडो वाला जेवी है, इसकी वजह से मार्जिन्स डिप्रेस हो सकते हैं फ्यूचर में। इस बात पे जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रिस्क की। सबसे बड़ा रिस्क तो ये हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, GTO का जो प्राइस है वो बहुत रैपिडली बढ़ सकता है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। अब आप पूछोगे कि GTO के थ्रू तो ये अपने केमिकल्स बनाते ही नहीं, ऐसा नहीं है। 25% ऑफ देयर रॉ मटेरियल इज स्टिल GTO, 75% ऑफ देयर रॉ मटेरियल इज CST। और कंपनी के जो प्लांट्स है ना, वो सीमलेसली इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी उसी प्लांट के अंदर आप GTO से भी अरोमा केमिकल्स बना सकते हो। तो अगर GTO के प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं तो कंपनी CST की बजाय GTO का रॉ मटेरियल लेने लग जाएगी, ताकि प्राइस कंपिटिटिवनेस बनी रहे। इसीलिए रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैव सम इंपैक्ट ऑन दिस बिजनेस, लेकिन वो इंपैक्ट उतने ज्यादा नहीं है जितने इनके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर है।
दूसरा रिस्क और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क जो इस कंपनी के ऊपर आज के दिन में है ना, वो एग्जीक्यूशन रिस्क है। अगले 3-4 साल कंपनी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट चेंज हो रही है, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ रही है, ठीक है। उसके बाद कंपनी मर्जर कर रही है जिसमें नए नए केमिकल्स डेवलप होंगे। इनका जो बेस बिजनेस है, जहां पर 75 मॉलिक्यूल्स आज के दिन में ये बना रहे हैं, वो इंक्रीज होकर लगभग 100 तक पहुंच जाएंगे। यानी नए केमिकल्स का इजाद वहां पर भी होगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। नए नए केमिकल फाइन साइंसेज के मर्जर के बाद भी क्रिएट होंगे, उनकी अभी कॉमर्शियलाइजेशन बिल्कुल नहीं हुई है। ये जो ग्रीन केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, ये अभी ऑन पेपर है, अभी आपने डिलीवर करना शुरू नहीं किया है। हाँ, आपके क्लाइंट्स ने अप्रूव कर दिया और आपके पास अप्रूवल ऑलरेडी है, लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क, जब भी आप पायलट स्टेज प्लांट से एग्जीक्यूशन या कॉमर्शियलाइज्ड प्लांट पर जाते हैं, तो पहले आप 1 किलो 2 किलो मटेरियल बना रहे हो, उसके बाद आप 3, 4, 10 टन 1000 टन बना रहे हो। तो जब आप स्केल अप करते हो ना, तो प्लांट के अंदर बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। जैसे हमने पिछले क्वार्टर में देखा कि इनके जो पिछले कैपेक्स थे ना, वो 3 महीने से 6 महीने से किसी भी डिफरेंट रीजन की वजह से डिले हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में इनका प्लांट है, वहां पर पानी नहीं मिला तो प्रोजेक्ट डिले हो गया, है ना। तो एग्जीक्यूशन रिस्क आज के दिन में कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा है, स्पेशली कंसीडरिंग कि कंपनी अगले 3-4 साल के अंदर बहुत बहुत सारे नए केमिकल्स मार्केट में उतारने वाली है। अगर एग्जीक्यूशन रिस्क होता है तो ये जितने भी रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूं, ये सब डिले हो जाएगा। ये 2031 2032 की बात हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट इस बिजनेस को जरूर पनिश करेगी। तो एग्जीक्यूशन के ऊपर ध्यान देना है। मैनेजमेंट जो क्लेम कर रही है वो अचीव कर पाती है या नहीं कर पाती, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस बिजनेस के अंदर। दूसरा रिस्क मैं कहूंगा डेट। कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है, लगभग 1000 करोड़ के आसपास हमें डेट नजर आता है। अब डेट इतना हाई क्यों है? सबसे बड़ा तो ये रीजन है कि इनकी इन्वेंट्री डेज हाई है। इन्वेंट्री डेज हाई क्यों है? इन्वेंट्री डेज इसीलिए हाई है क्योंकि कंपनी को जो अपना रॉ मटेरियल है वो नॉर्थ अमेरिका से मंगवाना पड़ता है, यूरोप से मंगवाना पड़ता है। 60-70 दिन तो वही लग जाते हैं, है ना। उसके बाद अपने जो बल्क केमिकल्स हैं वो कस्टमर्स को भेजने पड़ते हैं, अगेन इंडिया से बाहर भेजने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी कंपनी को बहुत रैपिडली एक्सपेंड कर रहे हो, लगातार कैपेक्स कर रहे हो। आपका प्लान है कि अगले 3-4 साल के अंदर 1200 करोड़ का कैपेक्स करोगे। मोस्ट ऑफ दिस कैपेक्स विल बी फंडेड थ्रू इंटरनल एक्रूवल्स, लेकिन 250-300 करोड़ फिर भी आपको डेट लेना पड़ सकता है ताकि आप रैपिडली एक्सपेंड कर सको, ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से कंपनी का जो डेट है वो हमें 1000 करोड़ के आसपास लग रहा है, जो हाई है, बिल्कुल हाई है। हाउएवर इतना हाई नहीं है कि हम इसकी वजह से कंपनी से ही दूर भाग जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कंपनी की अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखोगे आप, कि यानी हर साल कंपनी को कितना ब्याज पे करना पड़ रहा है, वो लगभग 7x 8x के आसपास है अगर उसके ईबिट से कंपेयर करोगे। यानी कंपनी अपना डेट आसानी से सर्व कर सकती है। डेट टू इक्विटी हमको लगभग 0.75x के आसपास दिखाई देती है, लेकिन अगर डेट टू ईबिटा हम देखते हैं तो वो फिगर बड़ी कंफर्टेबल नजर आ रही है। कंपनी अपने ईबिटा से 2 साल के अंदर या 2.5 साल के अंदर ही अपना सारा डेट चुका सकती है ना, क्योंकि कंपनी हर साल लगभग 400 या 500 करोड़ के आसपास कैश जनरेट करती है। तो वो 1000 करोड़ का जो उनका डेट है उसको 2 साल में चुका सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको रैपिडली एक्सपेंड करना है तो इतना डेट तो लेना पड़ेगा। अच्छा, एक और रिस्क जो आपको सबसे पहले नजर आएगा जब भी आप स्क्रीनर देखेंगे, कि जो प्रोमोटर है वो हेवीली सेल कर रहा है पिछले 1.5 साल के अंदर। लगभग 15% ऑफ द स्टेक, 75% से उसने स्टेक अपना 60% पे ले आया है। 15% की सेलिंग बहुत बड़ी सेलिंग होती है। क्यों हो रही है? मैनेजमेंट बहुत कैंडिड रही है इस सवाल का जवाब देते हुए। मैनेजमेंट ने कहा कि जो इनके प्रोमोटर हैं महेश बबानी जी, वो लगभग 80 साल के हो गए हैं। उनको आज नहीं तो कल बिजनेस से रिटायर होना है, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इस बिजनेस को प्रोफेशनली रन किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए जब उन्होंने अपना स्टेक बेचा ना, तो मोस्ट ऑफ दैट स्टेक वाज पिक्ड बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सबसे बड़ा जो फंड है इंडिया के अंदर, SBI फंड, उसने 10% स्टेक इस कंपनी का उठा लिया। यानी जब उन्होंने स्टेक सेल किया तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हुई। अब उन्होंने स्टेक क्यों सेल किया? वो 5% स्टेक तो वो ये कह रहे हैं कि उनके भी कमिटमेंट्स हैं उनके बच्चों के प्रति, है ना, जो इस बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। उनको एस्टेट प्लानिंग करनी है,
ठीक है, अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो 75% उनका स्टेक्स हो जाता तो कंपनी को प्रोफेशनली रन करने में भी उतनी आसानी शायद ना होती। अब इसके ऊपर आप भरोसा करते हैं या नहीं करते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मैं यहां पर ये जरूर कहूंगा कि महेश जी ने पास्ट में दिखाया है कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। हमने मर्जर वाला केस देखा। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। आज के दिन में जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो 43-44x के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। और अगर मैं 2029-2030 की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 5500 करोड़ तो हो जाएंगे। अगर फाइन साइंसेज वाले डिवीजन ने बहुत रैपिडली ग्रो किया तो हो सकता है ये 6000 करोड़ भी पहुंच जाए। लेकिन अगर हम सेफली चले, बहुत एग्रेसिव एजम्पशंस ना करें, तो 5500 करोड़ रेवेन्यू ठीक लगता है। उसके बाद अगर EBITDA मार्जिन्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि मार्जिन्स एटलीस्ट सस्टेन रहने चाहिए। 25% के आसपास कंपनी मार्जिन सस्टेन कर सकती है अगले 3-4 साल में, स्पेशली कंसीडरिंग कि जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी बहुत जल्दी रैंप अप होगी और वो मार्जिन एक्रेटिव है। ठीक है, अगर 25% के मार्जिन्स एज्यूम करते हैं, उसके बाद ये जो कैपेक्स हो रहा है इसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, उन सबको देखते हैं और 25% टैक्स को घटा देते हैं, तो मेरे हिसाब से कंपनी 700 करोड़ से लेकर 800 करोड़ का पैट कर सकती है 2029-30 के आसपास तक। ये फिगर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये बहुत आसानी से कंपनी अचीव कर सकती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन रिस्क है यहां पर। जो भी प्लांट अगर डिले होगा तो ये सब जितनी भी गाइडेंस है ना, ये 1 साल 2 साल आगे शिफ्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अगर कंपनी 700-800 करोड़ के आसपास का पैट कर लेती है तो हम मान सकते हैं कि अगले 3-4 साल के अंदर कंपनी 22, 23, 24, 25% से ग्रो करेगी, 22% से 25% के आसपास। आज के दिन में कंपनी की जो पीई रेशो है वो लगभग 43-44 के आसपास है। ठीक है, अगर हम पैग रेशो निकालते हैं तो वो 2x के आसपास आ जाती है या 1.9x के आसपास आ जाती है, जो हमें थोड़ी सी ज्यादा लगती है। जब भी ये स्टॉक, मुझे ऐसा लगता है कि 35x के मल्टीपल के आसपास आता है, 36x के मल्टीपल के आसपास आता है, 37x के मल्टीपल के आसपास आता है, तो किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए रिस्क रिवार्ड बेटर होता है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि सेबी मुझे अलाउ नहीं करती। आई होप आपको ये वैल्यूएशन एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, ये बिजनेस एनालिसिस अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।